हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू नथौलिया और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल लीगल। आज हम बात करेंगे कि हम रिज्यूम कैसे बना सकते हैं। इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि आपको इस ही तरह से रिज्यूम बनाना चाहिए, बट स्टिल आई विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग कि आपको किस ऑर्डर में कौन कौन सी चीजें डालनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ ड्राफ्ट टेम्पलेट जो आप यूज कर सकते हो जब आप अपना रिज्यूम प्रिपेयर करते हो। So without wasting any time, let's just get started. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे नाम से। उसके बाद हमारी करंट पोजीशन, जैसे अगर हम लॉ स्टूडेंट हैं तो किस ईयर के स्टूडेंट हैं, 3rd ईयर 4th ईयर, हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम, देन योर ईमेल एड्रेस एंड योर फोन नंबर। सो आपकी जो मेजर डिटेल्स हैं वो आप अपने टॉप में ही लिख देते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से, जिसमें आप रिक्रूटर को ये बताते हैं कि आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से वो आपको ले। आप क्या है, आप एक लॉ स्टूडेंट हैं जो लीगल इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ आप कुछ सीखना चाहते हैं। सो व्हाटएवर यू थिंक इज गोना पुट दोज क्वालिटीज आउट to the recruiter so that they hire you or they give you that internship, आप वो वहां पे लिखेंगे। As you can see on the screen, मैंने रिसर्च के बाद में ब्लैंक छोड़ा है, वो इसलिए ताकि आप जहां अप्लाई कर रहे हैं वहां पे कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है आप वो लिखें वहां पे। दैट मीन्स आपका ऑलमोस्ट चीजें सेम रहती हैं बट स्किल्स डिफर करती हैं। जैसे अगर आपने लॉ फर्म के लिए लिखा है तो आप रिसर्च और अपनी राइटिंग स्किल्स को इंपॉर्टेंस देंगे। अगर आप किसी एडवोकेट के लिए लिख रहे हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी स्पीकिंग स्किल्स, अपने मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स, इन सबको इंपॉर्टेंस देते हैं। सो दिस इज व्हाट इज यू स्टार्ट विद। देन यू लिस्ट डाउन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जिसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। दैट मीन्स सबसे लास्ट, उससे पहले, उससे पहले। तो आप क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आप सबसे पहले अपने लास्ट ईयर का CGPA लिखेंगे और इस फॉर्मेट में लिखेंगे। दैट मीन्स आपका कोर्स का नाम, आपका ईयर, उसका CGPA और आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम। देन आप 12th क्लास में आएंगे और 10th, और इसी ऑर्डर में लिखते हैं। जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स टेबल बना के या उसको उस तरह से लिखते हैं जिसकी वजह से आपके पेजेस इंक्रीज हो जाते हैं। जो चीज आपकी 3 लाइन में आ गई वो अगर आप टेबल्स वगैरह बनाते हो तो इट गेट एक्सटेंडेड। एंड प्लीज कीप इन योर माइंड, जब भी आप रिज्यूम लिखें आप उसको शॉर्ट और टू द पॉइंट लिखें। आप जबरदस्ती अननेसेसरी पेजेस फिल न करें। कीप इट एज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट एज यू कैन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट फिर फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज किए थे, या फिर अगर आपने डिप्लोमा डिग्रीज की हैं जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इनहैंस करती हैं, तो आप उनको स्पेसिफाई करते हैं। सबसे पहले आप अपने कोर्स का नाम लिखेंगे, कहाँ से वो ऑफर किया गया था, कौन सी यूनिवर्सिटी से, और आपने कौन से प्लेटफॉर्म से वो किया है, आप उसको मेंशन करते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए वो कोर्स लिखा है जो मैंने किया था, so you can have a look at it. Next, you will talk about your internships experiences. वहां पे आप सबसे पहले अपने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने लॉ फर्म में किया है तो उस लॉ फर्म का नाम, उसका ड्यूरेशन और आपने वहां क्या क्या सीखा उसको बुलेट्स में 2 या 3 पॉइंट में डिफाइन करते हैं। इससे रिक्रूटर को ये पता चलता है कि आपने एक्चुअली क्या क्या काम किया है, आपको कितना काम आता है, और आप उनके अगर फर्म में या उनके एसोसिएशन में आते हैं तो आप उनको क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यू नीड टू मेंशन व्हाट ऑल यू हैव डन, व्हाट ऑल यू नो। इसको भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो अच्छा रहता है। दैट मीन्स सबसे लास्ट वाली, उससे पहले एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। द नेक्स्ट इन द लिस्ट आफ्टर योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आर द कॉम्पिटिशंस, चाहे वो सेमिनार्स है, चाहे वो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स है, क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन्स है। आपने कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स किए हैं उनको भी सिमिलरली आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। दैट मीन्स सबसे रिसेंट वाला, फिर उससे पहले, एंड दैट्स हाउ द लिस्ट गोज ऑन। आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल कि आप किस तरह लिख सकते हैं।
सबसे पहले आपने कौन सा कंपटीशन लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने पेपर प्रेजेंट किया है तो आपके पेपर का क्या टाइटल था, वो कौन आपने कहाँ प्रेजेंट किया, नेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार, उसका ऑर्गेनाइजर कौन था और किस दिन किया। सिमिलरली अगर कोई मूड कोर्ट कंपटीशन है या डिबेट कंपटीशन है, उसमें भी आप सेम फॉर्मेट यूज करें। आपने क्या पोजीशन स्कोर की वहां पे, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया, किस दिन करवाया, एंड दिस इज हाउ यू लिस्ट डाउन ऑल द कॉम्पिटिशन्स विच यू हैव पार्टिसिपेटेड इन। The next in the list then comes is your area of interest. This area of interest is very important. You need to make it according to the place wherein you are giving your application. आपको अपने recruiter की needs को देखते हुए अपने area of interest को लिखना है। जैसे अगर आपने firm के लिए apply करना है तो वहां पे आप अपने research skills को area of interest में लिखते हैं। सिमिलरली अगर आपने लिटिगेशन के लिए अप्लाई करना है तो आप उस हिसाब से अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को वैसे मोल्ड करते हैं। नेक्स्ट फाइनली इज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड योर डिक्लेरेशन विच इज अफर्म्ड बाय योर सिग्नेचर, द प्लेस एंड द डेट। सो दिस इज हाउ यू मेक योर रिज्यूम, जिसमें आपको सिर्फ अपने की स्किल्स को ही लिखना होता है एंड यू नीड टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल by putting out all the relevant informations you can. मैंने देखा है स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, वो सब कुछ लिख देते हैं। You do not have to write everything that the person who has to look at it feels कि भाई ये क्या है। You have to give them what they want so that your resume stands out. Now, generally students they forward it in MS Word format. Normally जैसे टाइप होता है वो उसको ऐसे भेज देते हैं, but उसमें they use different fonts and they use different style of writing. But I want to tell you that you guys are students of professional courses, so your resume should highlight that. That means आपका यूनिफॉर्म स्टाइल हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका फॉन्ट स्टाइल यूनिफॉर्म रहे, आपका सेंट्रली जस्टिफाइड मार्जिन हो, 1.5 की स्पेसिंग हो, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप उसको क्लमसी नहीं बना सकते। इट शुड बी प्रेजेंटेबल, कि अगर कोई देखे उसको समझ आए। आप अपनी हेडिंग्स को बोल्ड कीजिए, हेडिंग के बाहर थोड़ा स्पेस दीजिए, उसके बाद अपने पॉइंट्स लिखिए, एंड दिस इज हाउ यू मेक इट। इट शुड बी प्रेजेंटेबल, इट शुड बी क्लियर, एंड इट शुड नॉट बी क्लमसी एट ऑल। यू कैन हैव अ लुक back again to the template which I showed, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे एक्चुअली डिफर करा सकते हैं और बिना डिफरेंट फॉन्ट्स वगैरह यूज किए हाईलाइट कर सकते हैं अपनी हेडिंग्स को। सो प्लीज कीप दैट इन योर माइंड व्हेन यू मेक योर रिज्यूम, that you have to make it in a uniform style and avoid using different fonts in different size. Please use line spacing. Please keep it centrally justified. The next thing which I want to point out is please, it is a big no that you make lengthy resumes. Please do not do that. Please keep it to the point. The third important thing जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव और एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताते हुए दिखाया, आपको वहां पे वो चीजें लिखनी है जो आपको हाईलाइट करे, आपकी क्वालिटीज को हाईलाइट करे और रिक्रूटर को हेल्प करे आपको उस पोजीशन के लिए लेने में। सो दैट मीन्स यू हैव टू मोल्ड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड योर द फर्स्ट स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर इन यू आर अप्लाइंग फॉर। एंड द फोर्थ थिंग इज कि मैंने आपको दिखाया डिक्लेरेशन के बाद हम डेट, प्लेस और अपना नाम और सिग्नेचर करते हैं। वेल, आप अपनी जो डेट है उसको हमेशा जब भी आप फॉरवर्ड करें रिज्यूम, उसको चेंज करें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारे पास जो सेव्ड होता है हम उसी को फॉरवर्ड कर देते हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड दैट यू चेंज दैट डेट। द सेकेंड थिंग, आपका जो नाम है अगर आप वहां पे अपने डिजिटल सिग्नेचर कर दें, इट इज वेरी गुड। अदरवाइज आप उसका प्रिंट निकाल के वहां पे ऊपर कॉर्नर में एक अपनी फोटो लगाएं टू मेक इट मोर प्रोफेशनल एंड ऑब्वियसली इन अ फॉर्मल ड्रेस, एंड नीचे अपना साइन करके उसको स्कैन करके फिर पीडीएफ फॉर्म में फॉरवर्ड कीजिए। तो इट मेक्स इट योर रिज्यूम लुक मोर प्रोफेशनल
as compared to just sharing it in a MS Word document. So yes, that's a suggestion. It's not mandatory. You may use it if you like it. So that is all about it. I hope you find the video useful, and I'll see you soon in the next video. Bye-bye.